सिंधी परंपरागत वोटर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार उनके साथ अन्याय हुआ है। मतलब ऐसे अनेकों केस जूनी इंदौर थाने के अंदर पंजीबद्ध हैं जहां पर विधायक पुत्र पर संगीन आरोप लगे हैं। जो है उनका कहीं नाम है या विधायक पुत्र का कहीं एफआईआर के अंदर नाम है क्या? उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किसी को मारा है? सत्ता आपकी, दबंगई आपकी, किसी की हिम्मत है जो आपके खिलाफ एफआईआर कर दे? उनने अपने ही एक रिश्तेदार को ऑन रिकॉर्ड, पोलिंग बूथ के अंदर तो कैमरे लगे होते हैं, उस रिकॉर्ड में उनने अंदर घुस के पोलिंग बूथ में मारा। रमेश भाई, ये सिर्फ आरोप है। मैं बोल रहा हूँ अगर वाकई सत्य होता तो उसकी एफआईआर होती। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस हमेशा लगाती है और हमेशा पराजित होती है। बता दूं, एक भी आरोप सिद्ध होता हुआ कहीं दिखा दो, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। आपके अक्षय बम जिस प्रकार से वो रोड पे आकर के आपके प्रत्याशी का पुतला जला रहे हैं, क्या हमारे संपर्क में नहीं है? आप बंद ऑफिस में बंद करके उनको मारते हैं। क्या आपके पास वीडियो विजुअल है? जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो इस प्रकार के आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं। जो आप किसी व्यक्ति का भी नाम लेके कह रहे हैं ना कि अक्षय बम जी ऐसा है, तो मैं उनकी निष्ठा और ईमानदारी पे मैं कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जुबानी जंग। जी हाँ, जुबानी जंग आज हम विधानसभा 4 को लेकर करेंगे और ये जंग होगी प्रकाश पारवानी और रमीज़ खान के बीच। प्रकाश पारवानी भाजपा के नेता हैं और विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। अभी चुनाव समिति के सदस्य भी हैं और रमीज़ खान युवक कांग्रेस से आते हैं। हम दोनों का ही स्वागत करते हैं मृदुभाषी में और शुरू करते हैं सीधे विधानसभा 4 को लेकर। इंदौर की विधानसभा 4, जिसे अयोध्या कहा जाता है, यहाँ से राजा मानवानी को कांग्रेस ने टिकट दिया है और बीजेपी से एक बार फिर मौका मिला है मालिनी गौड़ को। स्वागत है आप दोनों का ही। प्रकाश जी, मेरा सवाल सीधे आपसे। बीजेपी ने जो टिकट दिया है विधानसभा 4 में, अब की बार बहुत सोच समझ के दिया है, काफ़ी वक्त लगा है। क्यों? वैसे देखने में यह है कि जो 4 नंबर 2 नंबर और जो परमानेंट सीट्स हैं बीजेपी की, वहाँ पर टिकट देने में कोई संकोच नहीं है कि नहीं किया जाता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं विरोधाभास के चलते ये टिकट लेट आया। मेरे ख्याल से इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 कैटेगरी में पूरी विधानसभा सीटों को बांटा गया है। जो डी है, जो हम सबसे ज़्यादा मतों से हारते हैं, तो उस पर पहले फोकस करके सबसे पहले उनको अवसर दिया। जैसे मधु वर्मा जी की सीट, थोड़ा हम कम मार्जिन से भले हारे हैं, लेकिन उसको कवर करने के लिए समय देना है, तो इसलिए वो पहले जो विनिंग वाली है उसको बाद में करा है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि समय अधिक लिया है, लेकिन जो सीटें में हम पिछड़ रहे थे उसमें हमें समय ज़्यादा देने की आवश्यकता थी, इसलिए उसमें थोड़ा समय जरूर जल्दी उनकी घोषणा हुई है। बाकी जो अच्छी सेफ सीटें हैं उसको बाद में किया है। रमेश भाई, आपको क्या लगता है? विधानसभा 4 अयोध्या कहा जाता है, कांग्रेस ने विश्वास किया है यहाँ पर राजा मानवानी पर। ऐसा माना जा रहा है कि सिंधी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से सिंधी कैंडिडेट को उतारने से शायद कांग्रेस को फायदा हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कहीं? निश्चित तौर पे एक समाज सेवी को अवसर देना, कांग्रेस ने ये उनको अवसर दिया और आने वाले समय के अंदर सिंधी समाज को ये चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि इतने समय से सिंधी परंपरागत वोटर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार उनके साथ अन्याय हुआ है। वो इससे पहले महापौर के लिए जो प्रयासरत थे उनको अवसर नहीं मिला और परिवारवाद की परिकाष्ठा को सही सिद्ध करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 4 नंबर में दोबारा से मालिनी गौड़ को और एक ही परिवार को अवसर दिया है और कांग्रेस ने एक समाज सेवी को उतार कर, जिनका कोई विशेष कांग्रेसी पृष्ठभूमि नहीं थी, सिंधी समाज को उपकृत करने का काम करा है। इसलिए कि देखने में आ रहा था कि बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापित लीडरशिप 4 नंबर में है, उनने सिंधी समाज के साथ बहुत अन्याय करा है और ऐसे विभिन्न अन्याय क्या है प्रकाश जी? ऐसा कहीं लगता है आपको कि सिंधी समाज के साथ जो वर्तमान विधायक हैं या उनके परिवारजनों ने कोई अन्याय किया है? इससे हमने ये भी देखा था कि सिंधी समाज में काफ़ी आक्रोश था इस बात को लेकर के अब की बार मालिनी गौड़ को टिकट नहीं दिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सिंधी समाज के साथ भाजपा ने हमेशा से न्याय किया है। हमें तो लोकसभा दी है, विधानसभा तो बहुत छोटी चीज़ है। सांसद हमारा सिंधी भाषी है, तो हमने ऐसे कभी इतनी ज़्यादा तरीके से मांग कहीं भी नहीं रही है। पहले जो भी हमारे विधायक हैं, जैसे जबलपुर से अशोक रोहानी हैं परंपरागत, वो भी वहाँ पर सिंधी मतदाता नहीं है लेकिन सिंधी भाषी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 230 सीटों में से एक भी सीट सिंधी समुदाय को नहीं मिल रही है मध्य प्रदेश में, तो इसे क्या माना जाए? सिंधी हम भोपाल की भी बात करें तो भोपाल में भी सिंधी समुदाय
काफ़ी संख्या में। जबलपुर में भी सिंधियों की स्थिति अच्छी है। इंदौर में तो खैर है ही, यहाँ से इंदौर से सांसद ज़रूर शंकर लालवानी, लेकिन 230 सीट में से एक भी सीट बीजेपी देती नजर नहीं आई। जबलपुर में एक अशोक रोहानी जी को दिया है अवसर, उसके पहले भगवान दास सबनानी जो है वहाँ पर महापौर का चुनाव भी लड़े हैं भोपाल में। ऐसा नहीं कि अवसर नहीं दिया है, हमेशा से अवसर मिला है। और यहाँ पर लोकसभा में हमारे जो है सांसद है वो भी शंकर लालवानी जी हैं। तो हमारे मेरे ख्याल से ऐसा पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है। और केवल विधानसभा और लोकसभा ही नहीं होता है, अन्य भी उपक्रम होते हैं, निगम मंडल होते हैं, उसमें भी बहुत सारे उपक्रमों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व है। रमेश भाई, आप क्या सोचते हैं? भाजपा तो अपनी नीति रीति के अनुसार ही टिकट देती आई है और उसके जो टिकट होते हैं बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं और आकलन करके दिए जाते हैं। जाति विशेष या ये सोच कर नहीं दिया जाता है कि इस समाज से ये व्यक्ति आएगा तो शायद उस पार्टी को, भाजपा को फ़ायदा मिल जाएगा। वहाँ पर ये सोचा जाता है कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है। मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद जो आरोप लगाती है वो खुद उस पर अमल कर रही है। वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली लोगों ने प्रयासरत थे भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए। एक विधायक को महापौर बनाया जा सकता है, लेकिन एक महापौर विधायक का टिकट मांग रहे हैं तो उन्हें अवसर नहीं दिया गया। उन्हीं एक ही परिवार के व्यक्ति को निरंतर अवसर देते हैं, जबकि वहाँ पे बहुत सारे काबिल लोग हैं जिनकी राजनीति उसी परिवार ने खत्म कर दी। आरोप है प्रकाश जी, आरोप है। मतलब ऐसे अनेकों केस जुनिंदौर थाने के अंदर पंजीबद्ध हैं जहां पर विधायक पुत्र पर संगीन आरोप लगे हैं कि उनने सिंधी समाज के विभिन्न लोग जो मंडल अध्यक्ष रहे, वो गगन खुबानी पर थाने के अंदर उनके MIC एक मेंबर के द्वारा मारपीट का मामला दर्ज हुआ। जो सुनीता बहरानी जी हैं, उनको नगर निगम की गैंग के माध्यम से आप उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हो। इतना मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अगर किसी सीट पे विरोध था तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 है, और वहां पर इतना खौफ है। ये चुनाव खौफ और एक प्रेम के बीच में होगा और आने वाले समय में सिंधी समाज न्याय करेगा, इसलिए कि कांग्रेस अपना काम कर चुकी। कांग्रेस एक समाज सेवी को अवसर दे चुकी, लेकिन अब सिंधी समाज और अन्य जो लोग उस क्षेत्र में इनके भय से प्रताड़ित हैं वो उठकर आएंगे और विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का साथ देंगे। देखिए, आप दोनों ही नेता विधानसभा 4 में रहते हैं, आप कांग्रेस से हैं, आप बीजेपी से हैं। इस बात से क्या प्रकाश जी इनकार करेंगे आप कि जिस तरह की स्थिति अभी विधानसभा 4 में है, वहाँ के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हैं वर्तमान विधायक को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा? क्योंकि ख़ासतौर पर सिंधी समुदाय जिसके तकरीबन 56,000 वोट हैं और इन वोटों के माध्यम से वहाँ का विधायक भाजपा का बनता है। देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप तो हर किसी के ऊपर लगते हैं, ऐसा कोई विधायक नहीं जिसके ऊपर नहीं लगते हैं। लेकिन जितने भी आरोप लगे हैं, मुझे बताइए एक भी आरोप सिद्ध हुआ है क्या? आज जितने भी आरोप लगे हैं, आज विधायक जो है उनका कहीं नाम है, विधायक पुत्र का कहीं FIR के अंदर नाम है क्या? उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किसी को मारा है या प्रताड़ित किया है? ये आरोप लगना आम बात है, लेकिन आरोप सिद्ध होना ये बड़ी बात होती है। अगर कहीं आरोप सिद्ध हुआ है, रमेश भाई क्या कह रहे हैं? सत्ता आपकी, दबंगई आपकी, किसी की हिम्मत है जो आपके खिलाफ FIR कर रहे हैं? उनका इतना खौफ है कि वो अपने मंडल अध्यक्षों को, अपने ही पदाधिकारियों की सियासत खत्म कर दी उनने अपने ही एक रिश्तेदार को ऑन रिकॉर्ड, पोलिंग बूथ के अंदर तो कैमरे लगे होते हैं, उस रिकॉर्ड में उनने अंदर घुस के पोलिंग बूथ में मारा और उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है। तो ये उनका दबाव प्रभाव है या फिर ये इंसाफ है कि वो इनोसेंट है? रमेश भाई, ये सिर्फ आरोप है। मैं बोल रहा हूँ अगर वाकई सत्य होता तो उसकी FIR होती। और एक बात, और निर्वाचन वाला निर्वाचन वाले विषय में आप बोल रहे हो, निर्वाचन वाले विषय में तो जिला प्रशासन खुद उसको पार्टी बनाता, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं है आज तक। ये तो आरोप जो है मन गढ़ंत है। यही तो वो भय है जो उनका पूरे विधानसभा में सब लोग उनसे इतने ज्यादा डरते हैं कि उनके अनेकों मामले जिसकी विजुअल भी आ गई, जिनकी वीडियोस हैं, उसके बावजूद मामला दर्ज नहीं होता है। ऐसा कोई विजुअल नहीं देखने को मिला है। आरोप लगाना आसान है, लेकिन आप सिद्ध करिए और सिद्ध करके बताइए तो मैं मानूंगा। पोलिंग बूथ के अंदर, हाँ मैं मानता हूं कि हम सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए आदमी विधानसभा चुनाव के अंदर अपना आक्रोश दर्ज कराएगा कि एक दिन उसको मिलता है 1825 दिन के अंदर कि जिस दिन वो अपना आक्रोश दर्ज करा सकता है। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस हमेशा लगाती है और हमेशा पराजित होती है। ये कांग्रेस के आरोप है ही नहीं प्रकाश जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के उन युवा दावे के साथ कहता हूँ इस बार भी हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और ये अगर हम कहीं दोषी होंगे तो हमें सजा मिलेगी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि आरोप लगाना आम बात है, लेकिन सिद्ध कर पाना बड़ा कठिन होता है। प्रकाश जी, फिर क्या वजह थी कि सिंधी समाज के ज़्यादातर नेता, चाहे वो बीजेपी के हों या समाज सेवी हों,
वो ये चाह रहे थे कि अब की बार हमारे समाज से भाजपा किसी को टिकट दे, तो भाजपा ने तो टिकट दिया नहीं, कांग्रेस ने टिकट दे दिया। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचा देगा? देखिए, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवियों ने मांग करी थी, अन्य सीटें जो थी जैसे भोपाल में से भी दिया है, जबलपुर से भी दिया है, लेकिन इंदौर से नहीं दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भाजपा के खिलाफ खड़े हुए। गोविंद मंघानी भी कांग्रेस की तरफ से 2 बार उम्मीदवार रहे, लेकिन प्रतिशत पूरा भाजपा को मिला है सिंधी समाज का, और वो इस बार भी मिलेगा। ये हट धर्मिता का हद हो जाती है ना, जब अब आप, मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ कि विधायक पुत्र द्वारा अनेकों ऐसे मामले हैं जिसके अंदर सिंधी समाज के पद अधिकारियों के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद ये विरोध चालू हुआ है। जो पूर्व सांसद उन्होंने ट्वीट करके कहा, आपका कहने मतलब सिंधी समाज में आक्रोश है इस बात को लेकर, बहुत ज्यादा आक्रोश है, और उनकी कांग्रेस का फायदा उठाना चाहती है। और इस इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं, कांग्रेस का फायदा उठाना नहीं चाह रही है, लेकिन जो युवा सिंधी समाज से आते हैं कि हमारा भविष्य, हमारी समाज के इतने ज्यादा वोट है, हमें आगे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें उनकी भ्रूण हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा करा जाता है कि उनको दबा दिया जाए और वो भविष्य के अंदर अपनी उनको रिप्रेजेंटेशन ना मिले, उनका नेतृत्व ना बढ़े, इसलिए जितने भी सिंधी समाज के पदाधिकारी हैं उनको दबाया गया। और अन्य बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो कांग्रेस से आज की तारीख में अलाइन है और बातचीत कर रहे हैं, और उनके अंदर आक्रोश व्याप्त है। और आने वाले समय के अंदर, जैसे आप ये कह रहे हैं कि हमें निरंतर जीत मिली है, इस बार आप देखिएगा कि वो इंसाफ करेंगे, इसलिए कि वो इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि सिर्फ वो वोटिंग वाले दिन ही अपना आक्रोश व्यक्त कर पाएंगे। प्रकाश जी, सिंधी समाज डरा हुआ, विधायक पुत्र से डरा हुआ है, ये आरोप लग रहा है आप पर कि विधायक पुत्र से लड़ा हुआ है। सिद्ध होता हुआ कहीं दिखा दो, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। दूसरी बात, मैं एक चीज और बोल दूं, आप जैसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता आपके संपर्क में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग हमारे संपर्क में है। आपके अक्षय बम जिस प्रकार से वो रोड पे आकर के आपके प्रत्याशी का पुतला जला रहे हैं, क्या हमारे संपर्क में नहीं है? और दूसरी बात, वो इस बार कब्र जो है कांग्रेस की जिस तरीके की खोदेंगे, वो आप देखोगे समय पे। कांग्रेस मतलब जो पुतला दहन हुआ उसके अंदर एक भी व्यक्ति पदाधिकारी नहीं था। कोई आदमी अपने कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके से बदनाम करने का काम किया जा रहा है, जबकि जितने भी लोग वहां पे थे, जिनके फोटो विजुअल आए हैं, उसमें एक भी व्यक्ति कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं है। ये बात छोड़ दी जाए थोड़ी देर के लिए कि सिंधी समुदाय नाराज है, नहीं है, बीजेपी ने उनको टिकट दिया नहीं दिया, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया सिंधी। अब आपको क्या लगता है, क्या अयोध्या पहले जैसी अयोध्या रही है अब? क्योंकि जो सीन सामने आ रहे हैं, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। प्रकाश जी, निश्चित रूप से आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, यानी कि भाजपा की तरफ से आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि अब पहले जैसी अयोध्या नहीं रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सिंधी समाज का ये स्थिति रही है कि आज़ादी जब मिली थी, तब हम लोगों ने कांग्रेस के शासनकाल में सब कुछ सर्वस्व न्योछावर करके आए थे। उसके बाद कांग्रेस का लंबे समय तक यहाँ पर शासन था, लेकिन सिंधी समाज को कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो सिंधी समाज की वैल्यू क्या है उनको बताया गया लोगों को, और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वर्ग खड़ा है सिंधी समाज का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ा रहेगा, वो कहीं हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। मैं आपको फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार भी हम विजय पताका का परचम बहुत शीर्ष पर लहराएंगे। ये आप समय आने पर देखेंगे। बिल्कुल रमेश भाई, आपकी मेहनत पानी में जाने वाली है, भाजपा का सिंधी वोटर कहीं नहीं बदलने वाला है, और आपने अगर कांग्रेस ने सिंधी प्रत्याशी उतारा है तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है, ऐसा प्रकाश जी का कहना है। जी, प्रकाश जी की बात से मैं असहमत हूँ। यूथ कांग्रेस के हमारे एक जिला अध्यक्ष साथी हैं सिवनी से, मेरे हम उम्र होंगे, उनको अवसर देने का काम आज कांग्रेस ने करा। राजा मंगवानी जी के साथ न्याय करा। कांग्रेस अपना काम कर चुकी है, और कांग्रेस सिर्फ सामाजिक समीकरणों पे नहीं, जो हमारी योजना है हम उन पर भी बात करेंगे कि हमारी जो 11 हमारे वादे हैं उस पर हम कर्नाटक के अंदर सरकार बनाकर आए, मध्य प्रदेश में निश्चित उसका लाभ मिलेगा। जो वादे हमने करे वो राजस्थान में हमने प्रूव करे, छत्तीसगढ़ के अंदर हमने सिद्ध करे, तो उसका भी हमें लाभ मिलेगा। सामाजिक गठजोड़ जो है वो तो है ही है, और जो वर्तमान पर जो मैं बता रहा हूं कि 230 सीटों में सर्वाधिक विवादित और विरोध वाली सीट जो ये है, उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, खुलकर कोई भी नहीं आएगा। जो आतंक, जो भय, उन्होंने कहा अक्षय बम आप इनके साथ जी, वो नाम ले रहे हैं, अगर वो उसको प्रमाणित कर दे तो पार्टी का काम है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूं कि वो फोटो विजुअल मैंने देखे हैं जो पुतला जलाने वाले हैं, उसमें एक भी पदाधिकारी नहीं है। और इन जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो काम करने का तरीका है, डिवाइड एंड रूल,
कि वो दो लोगों को आपस में लड़ाएंगे, जबकि अक्षय बम शीघ्र ही, वो अभी भी प्रयासरत हैं, कोशिश करना अपना काम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि आप अपना टिकट के लिए पुरजोर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन द डे जब आपको बी फॉर्म मिल जाता है, आप उसको सबमिट कर दें, उसके बाद अक्षय बम जी की जितनी भी मेहनत है वो निश्चित तौर पर राजा मंगवानी जी को मिलेगी और कांग्रेस के अंदर एका और एक परिवार के रूप में चुनाव मैदान में आप जाते हुए देखेंगे। प्रकाश जी, 4 नंबर से और भी कई सारे नेता टिकट मांग रहे थे। सिंधी समुदाय से कुछ नेता थे और कुछ अन्य समुदाय से भी ऐसे नेता थे जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं करा। उसमें एक नाम गंगा पांडे भी आता है जो काफ़ी मजबूत हैं, उनका नेटवर्क 4 नंबर विधानसभा की बात करें तो हम, आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी बार मौका मिलने के बाद अब एक मर्तबा चेंज किया जाना चाहिए था? जैसा कि आपकी पार्टी अभी कई सारे प्रैक्टिकल कर रही है, कई सारे तजुर्बे कर रही है, कैलाश जी को कहीं और भेज दिया, नरेंद्र सिंह तोमर को कहीं उतार दिया, तो ये जो प्रैक्टिकल का या विधानसभा 4 में प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता था? देखिए, कुल मिलाकर गंगा पांडे जी की अभी आयु इतनी ज़्यादा नहीं है और वो काबिल हैं और उनके लिए बहुत बड़ा एक समय है, उनको आगे भी अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहीं पर उनकी यात्रा खत्म हो रही है, इसके बाद भी उनके लिए बहुत अवसर है। लेकिन संगठन में हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, समय आने पर नए लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी जाती है। केवल विधानसभा एक लक्ष्य नहीं होता है जी, विकास प्राधिकरण में भी भेजा लेकिन बड़ा चुनाव इसी माना जाता है, विधानसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव गंगा पांडे जी के बारे में कुछ संगठन ने और भी विचार किया होगा, ये भी हो सकता है। गंगा पांडे लोकसभा टिकट तो मांगने से रहे। देखिए, उनके लिए क्या व्यवस्था है वो संगठन अपने स्तर पर तय करता है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मेरी इच्छा है, मैं लड़ना चाहता हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसने बोल दिया तो उसको देंगे, लेकिन उनके लिए और कुछ भी व्यवस्था संगठन ने तय की होगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे विरोध के स्वर वापस से उभरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ जो भी होता है संगठन के बैनर पे होता है, संगठन पे के मंच पर जो है, जो चर्चा होके होता है। हमारे कांग्रेस जैसा नहीं कि जहाँ नहीं हुआ तो पुतले जला दिए। हमारे यहाँ आज 4 नंबर विधानसभा में टिकट डिक्लेयर होने के बाद सुई गिरने की भी आवाज नहीं आई है, जबकि कांग्रेस में तो बवाल मच गए। किस प्रकार से प्रदर्शन हुए आप देखिए, रोज गांधी प्रतिमा पे प्रदर्शन हो रहे हैं, गांधी भवन के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुई गिरने तक की आवाज नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एक बार जब टिकट डिक्लेयर हो जाता है ना, तो सब लोग संगठन के काम में लग जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब लक्ष्मण सिंह जी गौड़ चुनाव लड़ते थे और जब टिकटों का जब दौर चल रहा होता था टिकट मिलने का, तो उसमें शंकर लालवानी जी का भी नाम चरम पे चल रहा होता था। लेकिन जिस वक्त लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की चुनाव की टिकट की घोषणा हो जाती थी, तो शंकर जी सभी कार्यकर्ताओं को फोन करके बोलते थे कि चलिए भाई, अब युद्ध का बिगुल बज गया है, काम पे लगना है। हम दूसरे दिन सुबह सब लोग मिल करके सैकड़ों की तादाद में लक्ष्मण सिंह जी गौड़ को पुष्पमाला पहनाने के लिए जाते थे और काम पर लग जाते थे। और वही स्थिति आज भी है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि, संगठन ने जो तय कर लिया वो अंतिम निर्णय है। उसके बाद हमारे यहाँ कोई भी उस चीज को ओवरटेक नहीं करता। लेकिन कांग्रेस में विरोधाभास आखिरी तक चलेगा और ये अक्षय बम इस कांग्रेस का विकेट गिराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वो आज भाजपा के संपर्क में है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा का संगठन बहुत मजबूत संगठन है। जो अक्षय बम है ना, वो कांग्रेस का बम ऐसा फूटेगा जो कांग्रेस को ही तहस नहस करेगा। मैं आपको लिख कर अक्षय बम का बम फूटने वाला है। मेरे पार्टी के साथी हैं, मैं उनके बारे में इस तरह की बात नहीं करूंगा। मुझे उनकी विचारधारा और कांग्रेसी होने पर पूर्ण विश्वास है। वो किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। मैंने जैसा कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो अभी तक प्रयास कर रहे हैं, जो वो उनका हक है। रही बात कि इनने गंगा पांडे जी के बारे में जो बात कही कि उनकी आयु अभी कम है, एक तरफ इनके प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष ये कहते हैं कि युवा नेतृत्व लाना है, और एक तरफ गंगा पांडे जी की आयु कम हो जाती है। एक तरफ आप परिवारवाद पे बात करते हैं और आपको सिर्फ एक ही परिवार दिखता है, मेयर बनाने के लिए भी और विधायक बनाने के लिए भी, और आप संगठन कर रहे हैं। आपने संगठन खत्म करा। शंकर यादव जैसे नेता को पार्टी छोड़ने पर आपकी रीति नीति और आपका जो 4 नंबर के अंदर मैकेनिज्म है वो बेशक वापस चले गए, इसलिए कि जो भी उनकी परिस्थिति होगी, लेकिन जाने का प्रमोद टंडन जाने पर विवश कर रहा, ये तो क्रम जो है व्यक्तिगत है। मुझे बोलने नहीं दीजिए। हाँ। जाने पर विवश कर रहा 4 नंबर की जो राजनीतिक सिचुएशन है, उसने शंकर यादव जैसे एक पोटेंशियल व्यक्ति को पार्टी छोड़ के जाने पर मजबूर करा। कैलाश शर्मा भी एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, बहुत सारे प्रमोद टंडन जी को विवश नहीं करा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के लिए, और भाजपा छोड़कर के फिर वापस कांग्रेस में चले। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं रवीश भाई, ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो एक दल में आते जाते रहेंगे। लेकिन बेसिक हमारा जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी टीम लेके टीम बड़ी टीम हमारे पास आई है। राजनीतिक दल में इस तरीके की चीजें होती है। मेरा कहने का मतलब प्रकाश जी आपको समझना है कि 4 नंबर की जब विधानसभा की बारी आती है, ये परिवार और ये नेतृत्व किसी अन्य नेतृत्व को कहीं दूर दूर तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और इनसिक्योरिटी का भाव इस कदर है
कि उनके सारे हमले सिंधी नेतृत्व को खत्म करने के लिए होते हैं। ये शंकर यादव जी ये केवल भविष्य आरोप में लग रहे हैं। विधायक का इसे फेस सिद्ध हो कोई भी नहीं सकते कर पा रहा है थे, शंकर यादव जी भविष्य में विधायक का चेहरा हो सकते थे, इसलिए उनको इस तरीके प्रताड़ित किया गया कि वो पार्टी छोड़ दे। हम सिर्फ पर्टिकुलर एक विधानसभा की बात कर रहे हैं कि जहां पर जो एटमॉस्फेयर है वो पार्टी से बहुत विपरीत है। एक व्यक्ति की तानाशाही वहां पर चल रही है जो हर चीज के अंदर इन्वॉल्व है और उनकी जो मर्जी आती है वो करते हैं और संगठन को भी ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। ताना चाहिए। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज भी पूरा संगठन हमारा जो है हमारे प्रत्याशी के साथ है और अभी भी हमारे जो बैठकें हो रही है उसमें सब पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे यहाँ वो बिखराव कांग्रेस की तरह नजर आता, लेकिन आज हम एक जाजम पे खड़े रह के मुस्तैदी के साथ हम इस युद्ध को लड़ रहे हैं। आपको विवाद मालूम है मंडल अध्यक्ष के साथ जो मारपीट वाला जो विवाद है, शायद आपकी देखिए जानकारी में मुझे है सब क्या? पूरा विषय मालूम है, लेकिन जी। ऐसा कुछ जो भी घटनाक्रम घटा है उसमें कहीं गलती किसी पक्ष की रही है वो भी मुझे तो मालूम आप है। मारेंगे? लेकिन तो आप मारेंगे? आज अगर की तारीख संगठन में सिद्ध में कर दें व्यवस्था कि- बड़ी अच्छी होती देखिए, तो मारने मैं वाले विषय को अगर आप सिद्ध कर दें तो जो बोलोगे मैं इंटरनल विषय में नाराजगी होती है पॉलिटिक्स में किसी जो को किसी जिस ने तरह के हाथ लोग नहीं होते लगाया है, हैं। किसी के ऊपर मारपीट नहीं हुई है। एक व्यवस्था है, एक व्यक्ति का कार्यकाल खत्म हुआ, उसकी जगह पे दूसरे को लाया आप है। बंद ऑफिस में बंद करके उनको मारते क्या हैं। आपके पास वीडियो विजुअल है? जी मैं वही कह प्रमाण रहा है? हूँ कि अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो इस प्रकार के आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। मैं किसी के ऊपर क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मेरे पास अखबार में आरोप खबर लगाने प्रकाशित के होती लिए है, वो आरोप मेरे न्याय पास के लिए लगाने बाहर के लिए जाते मेरे पास हैं। अगर साक्ष्य नहीं है तो मैं आरोप और क्यों लगाऊं? आपके पास संगठन के साक्ष्य नहीं समक्ष- है, साक्ष्य नहीं है तो फिर आरोप भी मत लगाओ। संगठन के समक्ष उनने जाके अपनी शिकायत दर्ज करी। और आप अभी ये जो कह रहे थे ना व्यवस्था और विरोध नहीं हुआ, मुझे याद आ गई आपके कार्यालय से इतना बड़ा घेराव देपालपुर के लोगों ने इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना बड़ा विरोध दर्ज नहीं हुआ होगा जितना इस देखिए बार इससे हुआ। बड़े प्रदर्शन कांग्रेस में हो रहे हैं, लेकिन ये क्षणिक आप थोड़े अपने समय आप के लिए को- होते हैं, लेकिन उसके बाद सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाती है। ये आपसे जी, तो हमारे से उसका भी ज्यादा समय- होता है। जो आप किसी व्यक्ति का भी नाम लेके कह रहे हैं ना कि अक्षय बम जी ऐसा है, तो मैं उनकी निष्ठा और ईमानदारी पे मैं कतई अगर एक्सेप्ट नहीं कर निष्ठा सकता। होती तो वो इस प्रकार के बम यहाँ नहीं फोड़ते। ये वो प्रमाणित कांग्रेस है, पहली ये बार शायद यहाँ पर आपके हमारे द्वारा संघर्ष कर रही प्रायोजित है। हो। इस ये हो विधानसभा सकता है में आपके संघर्ष द्वारा कर रही है प्रायोजित और हो। संघर्ष से निकल नहीं पा रहे, उसके बाद और करे पे पानी फिर रहे हैं, तो मतलब क्या समझा? मैं भारतीय जनता कांग्रेस के पार्टी अंदर के अनुशासन की कमी है। आपको क्या लगता है, आप अक्षय बम के भरोसे हैं? अब अक्षय बम के भरोसे देखिए, हैं आप? कुल मिला के कि मुझे अगर तो- अक्षय मुझे बम तो बम तरस फोड़ेंगे, आता है। अब अक्षय बम, मुझे मेरा तो सवाल तरस- पूरा होने दीजिए। अगर अक्षय बम फोड़ेंगे तो आपका विधायक बन पाएगा, अन्यथा विधायक नहीं बन पाएगा। आप अक्षय बम के भरोसे हैं? मुझे तरस आ रहा कांग्रेस पे, कहीं भी हमारे सामने टिक नहीं पाती है। अक्षय बम जैसे 50 आए या नहीं आए उससे मतलब नहीं, कांग्रेस की हार सुनिश्चित नहीं, थी, सुनिश्चित है और अभी सुनिश्चित आपने रहेगी। बोला कि अक्षय बम फोड़ेंगे। मैंने तो किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति जो कांग्रेस से संपर्क में किसी का नाम नहीं लिया। आप जान करके एक निष्ठावान व्यक्ति पे उंगली उठा रहे हैं ताकि हम उसे शंका की निगाह से देखें और हम बटें। ये आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है डिवाइड एंड रूल की, और ये आपकी कमजोरी है जो अभी आपको देखिए- बोला गया है कि आप शायद उनके भरोसे हैं। देखिए एक बात आप दोनों बता से दूं, मेरा अंतिम सवाल है, राजा मनवानी कितने मजबूत कैंडिडेट हैं विधानसभा 4 के लिए? जी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में 211 बूथ है, 66 बूथ सिंधी डोमिनेटिंग बूथ है और वार्ड 83, 84 और 85 का कुछ हिस्सा एक ऐसा एरिया है जहां पर विकास हुआ ही नहीं। अब अगर ये अभी जो अपन ने आरोप लगाए वो तो उनकी तानाशाही, उनकी गुंडाई और तमाम चीजों पे बात हुई। एज एन विधायक जो विकास कार्य की बात कर रहे हैं, तो आप ही की विधानसभा में आने वाले 2.5 ऐसे वार्ड हैं जहां पर दयनीय स्थिति है। मैं खुद पानी के लिए वहां पे महिलाओं के साथ प्रदर्शन करने जा चुका हूं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो वहां पे मूलभूत सुविधाओं से वो लोग वंचित हैं। तो वहां का एरिया 66 बूथ, ये और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है और सामाजिक गठजोड़, आंतरिक विरोध जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है, वो नाराजगी और भय, ये सबको कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो राजा मंगवानी जी एक बहुत सभ्य, सौम्य, सरल और सज्जन व्यक्ति हैं। और ये चुनाव जो है दोस्ती और भय के बीच में होगा, डर और दोस्ती के बीच में होगा। तो निश्चित तौर पर राजा मंगवानी जी बहुत और पिछले लास्ट टाइम जब कांग्रेस के एक विधायक रहे माहटा जी, ये इतिहास रिपीट होगा और कांग्रेस का विधायक बनेगा। प्रकाश जी, आप क्या समझते हैं? मैं इसमें एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह शासनकाल भी हमने देखा है। मैं इस वार्ड में ही रहता हूँ, यहाँ पर विधानसभा 4 में ही रहता हूँ। यहाँ पर जब मधुकर वर्मा की सरकार थी, महापौर थे, तब यहाँ पर कितनी रोडें थी जो कंक्रीट की थी। मुझे ध्यान है यहाँ पर 2 रेलवे क्रॉसिंग होते थे, माणिक बाग पे, जूनी इंदौर का, माणिक बाग का। डामर की एक पतली सी सड़क होती थी। हम लोग रोज वहां पे धरना प्रदर्शन करते थे कि यहाँ पर ब्रिज बनाया जाए। कैलाश विजयवर्गीय महापौर बने, हम लोगों ने पूरा इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया।
यहाँ पर बॉन्ड रोड बनी, फीडर रोड बनी, ब्रिज बने, जितने डेवलपमेंट हुए वो हमारे शासनकाल में हुए और ये जनता ने देखा है। इन्होंने केवल धूल और धुएं का एक प्रदूषित पूरा वो दिया था प्रकाश जी, और 20 लेकिन हमारी जब 20 सरकार साल आई, से तो जो विकास दिया है वो जनता ने देखा है। सरकार में जितना 25 विकास हुआ साल से है, आप नगर निगम पर काबिज हैं, अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो यहाँ पर विकास किया है ना। आज ये एलएनटी ने बॉन्ड रोड यहाँ पर जो बनाई, किसके शासनकाल में बनाई? नहीं, ये इससे ब्रिज इनकार बने नहीं किसकी किया वजह? जा सकता है। आज की तारीख में देखिए, डेवलपमेंट हुआ है। शहर का जितना जितना शहर का विकास हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो कैलाश जी के कार्यकाल में हुआ है, वो आपकी कृष्णमणि मोके के कार्यकाल में हुआ, मालिनी गौड़ के कार्यकाल में हुआ, सब जितने भी भाजपा के महापौर रहे उनके कार्यकाल में विकास कार्य हुए हैं। लेकिन हम बात करें विधानसभा 4 की, तो 4 में विधायक रहते हुए मालिनी गौड़ ने क्या क्या विकास कार्य किए? इंदौर में जितना काम 4 नंबर में हुआ है, मुझे नहीं लगा कि किसी क्या ऐसी उपलब्धि सारी है? सड़कें कंक्रीट की हो गई है, ड्रेनेज लाइन बराबर डली हुई, पानी की व्यवस्था बराबर है। आज की तारीख में मूलभूत सुविधाएं जितनी 4 नंबर में बेहतर है, कहीं पर भी नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, व्यक्ति कहीं पे भी आप चले जाओ, कोई भी व्यक्ति विधानसभा के अंदर ये शिकायत नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं, जबकि अन्य विधानसभाओं में मैं आपको लेके चलूंगा 2 वार्डों के अंदर, जिसके अंदर पानी की इतनी बुरी स्थिति है, सड़कों की बुरी स्थिति है। मैं यहाँ से अक्सर निकलता हूँ कागजीपुरे के यहाँ से, वहां पर आपके चेंबरों का पानी बहते रहता है। 4 नंबर की स्थिति इतनी बुरी है, जबकि आपके पास डबल इंजन है, विधायकी भी थी आपके पास और महापौर भी आप ही थे। और कितना भ्रष्टाचार और सिर्फ अपने ठेकेदारों के बिल पास करना, ऐसे अनेकों मामले हैं मिलाकर के जिसके जितना अंदर विकास जो बचा है, कहीं अवैध कॉलोनियां भी हैं, अब उसको नियमितीकरण भी करें, उसके बाद जनता अवैध नहीं होती है। डेवलपमेंट होगा। जब ऐसा नहीं बसी कि है तो आपकी आज एक सत्ता बात में बताइए, बसी है। अवैध कॉलोनियां हैं, अगर अवैध कॉलोनी में आज हम कहीं रोड बना देंगे और ड्रेनेज लाइन नहीं डाली तो फिर वापस खोदना पड़ेगी। एक बार उसका नियमितीकरण होता है, नियमितीकरण होने के बाद उसमें मूलभूत सुविधाओं के लिए पहले पानी की लाइन डाली जाती है, स्ट्रॉम वाटर लाइन डाली जाती है, ड्रेनेज लाइन डाली जाती है, उसके बाद रोड बनता है। तो ये सब प्रक्रिया अवैध कॉलोनियों में बाद में होती, पहले नियमितीकरण। अब बड़ी संख्या में बहुत सारी कॉलोनियों का नियमितीकरण हुआ है, अब विकास भी होगा। मेरा आप दोनों बहुत शॉर्ट में बिल्कुल उत्तर, आपका कैंडिडेट कितना मजबूत और आपका कैंडिडेट कितना मजबूत? मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया, 211 के अंदर 66 बूथ तो ऐसे हैं जो सिंधी डोमिनेटिंग है। तो क्या सारे वोट आप ले जाएंगे नहीं, सिंधियों मेरा के? ऐसा कहने का मतलब नहीं, लेकिन उसका इसलिए कि मतलब मैं सिर्फ सामाजिक उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। विधायक पुत्र द्वारा जिस समाज को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया है, वो समाज के 66 बूथ हो गए। फिर उसके बाद 2.5 वार्ड जो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे बड़ी दयनीय स्थिति है, वहां पे मूलभूत सुविधा नहीं है, वहां का हमें लाभ मिलेगा। और इन सारी चीजों को अगर हम कलेक्टिवली देखते हैं तो राजा मंगवानी जी निश्चित तौर पे इतिहास दोहराएंगे। और माटा जी के बाद कांग्रेस का विधायक अगर बनेगा तो वो 2023 के चुनाव के अंदर इस बार राजा मंगवानी जी के रूप में बनेगा। आपका क्या कहना है, आपका विधायक कैसे बनने जा रहा है? हमारा कुल मिला के जो जितना भी वोट देंगे, केवल इस 13 वार्डों में दो वार्ड ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक बाहुल्य है। एक नूरी गुलजार वाला है और दूसरा बम्बई बाजार वाला। ये 2 बूथों पे, 2 वार्डों पे जो है हमें वोट कम मिलते हैं, लेकिन शेष पूरी विधानसभा का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे था, भारतीय जनता पार्टी पे है और रहेगा। क्योंकि यहाँ पर विकास की जो गंगा भाजपा ने बहाई है वो उन्होंने देखा है। मैं जब देखता था यहाँ पे लक्ष्मण सिंह जी गौड़ को महुनाका चौराहे पे आमरण अनशन पे बैठना पड़ा था दिग्विजय सिंह सरकार में, उसके बाद जो आज विकास देखने को मिल रहा है उन लोगों ने देखा है। इसी के बाद विश्वास भी किया है। पहले मतलब विश्वास पहले परखो फिर विश्वास करो। तो हमारे यहाँ पहले उन्होंने देखा है, काम देखा है, उसके बाद विश्वास किया है और उसका परिणाम अब आने वाले चुनाव में बहुत शानदार मिलेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। देख भी लिया, परख भी लिया और क्षेत्र की जनता अन्य आयोजनों के माध्यम से जो चंदा वसूली होती है उस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। ये चंदा वसूली के आरोप सिर्फ कांग्रेस अभी से नहीं वर्षों से लगाते आ रही है, लेकिन एक प्रमाण आज तक मुझे नहीं मिला है। लेकिन आरोप लगाते हमेशा बात ये कहता हूं, आप आरोप लगाओ, लेकिन आरोप के पहले हमको प्रमाण भी तो रखो। प्रमाण कहीं है नहीं, आरोप लगाना है। हम फिर बात करेंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई आपका और प्रकाश परवानी जी आपका। दोनों ही नेता इस बात को लेकर सटीक है कि वो उनका विधायक को जिताएंगे, यानी अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। कांग्रेस की ओर से राजा मनवानी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, और मालिनी गौड़ को एक बार फिर से विधायक बनाने का दावा किया है प्रकाश पारवानी ने। निश्चित रूप से ये तो जब मालूम पड़ेगा तब 17 नवंबर को वोट हो जाएंगे और जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे देखना होगा कि ये विधानसभा 4 में अब की बार कितना रोचक मुकाबला होता है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी।